न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मालूम है सबको? बोलो, स्कूल में भी पढ़ते होगे। हाँ सर। क्या होता है? सर, it says that a object stays at rest and continues to stay at rest until and unless a force is acted upon it or in motion. हम्म, इसका इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। Yes, sir. Yes, sir. इनर्शिया क्या होता है? Property of Sir, any it is a object to property. resist change in state of motion or state of rest. तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी चेंज, है ना? तो प्रॉपर्टी by virtue of which object resists change in its state। जब हम लोग स्टेट बोलते हैं इसका मतलब है दो बातें होती हैं। एक स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा स्टेट ऑफ Motion. मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? It is not changing its path. एक्सीलरेशन जीरो। ठीक है। Yes, sir. तो फर्स्ट लॉ तो आपको मालूम ही है क्या है। तो फर्स्ट लॉ का आउटकम है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलता है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स, यही मिलता है ना? हाँ सर। कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which when act on an object either changes its state or try to change it। try to change it का मतलब ये हुआ जैसे मैं इस वॉल पे फोर्स लगा रहा हूँ, वॉल का कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं फोर्स नहीं लगा रहा, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, है ना? यस सर। अच्छा, तो ये सब आपको आता है, इसमें मैं क्या बताऊं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? सर एक मिनट, आप स्क्रॉल अप कर सकते हैं? मैं दूंगा, लिखने को टाइम दूंगा, घबराओ मत। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? तो मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? F is equal to delta t by delta p, delta p by delta t. Sir, the rate of change of momentum is directly proportional to force applied. Direction of rate of change of momentum is in the same direction as force of. सो लॉ ऑफ मोमेंटम इसको कहते हैं। मोमेंटम क्या होता है? Sir, m into v। मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। तो सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दैट इज dp by dt। Yes, sir. यस सर। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है एसआई यूनिट में। है ना? मोमेंटम को क्या लिखते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। आप लोगों ने ही सिखाया मुझे अभी।
हाँ Yes, सर। sir. सर हाँ, कहता भी है हाँ सर, तुमने सिखाया। सो डी बाई डी टी इज ऑफ एम इंटू वी, ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. यस सर यस सर। तो इसको लिखेंगे एम इंटू डी वी बाई डी टी, प्रोडक्ट रूल पढ़ चुके हो तुम लोग, Yes, sir. यस सर प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी, ये हाँ, फोर्स sir. होगा। यस Yes. सर इस फोर्स में ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जीरो कंपोनेंट Zero. जीरो हो गया, बोल लिया। ये जो कंपोनेंट है वो वेरिएबल मास की वजह से है ना। अगर मास कांस्टेंट रहे तब तो dm बाई डी टी को जीरो लिखेंगे। Yes, यस sir. सर तो उस केस में F इज इक्वल टू नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। Yes, यस sir. सर लेकिन अगर मास कांस्टेंट नहीं रहे, मास भी टाइम के साथ चेंज हो, तब तो इस फोर्स में मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ साथ एक और कंपोनेंट ऐड हो जाएगा वी डी एम बाई डी टी। यस सर जैसे स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि रॉकेट जब ऊपर उड़ता है तो पीछे से मास निकलता रहता है जो उसको ऊपर की ओर थ्रस्ट यस देता है। यस सर फ्यूल बर्न होगा हमारा तो रॉकेट में जो एग्जॉस्ट बाहर निकलता रहता है, इसकी वजह से इसको ऊपर की ओर थ्रस्ट लगता है। यस Yes, सर sir. सो अपार्ट फ्रॉम इंजन, ये वेरिएबल मास की वजह से इसको ऊपर की ओर थ्रस्ट लगता है। यही वाला थ्रस्ट है वी डी एम बाई डी टी। ठीक है। Okay, sir. तो इसको डिटेल में हम लोग 2-3 चैप्टर के बाद पढ़ेंगे, बट जस्ट समझने के लिए एक एग्जांपल दिया कि अगर मास वेरिएबल हो उस केस में F इज इक्वल टू एम ए के साथ साथ एक थ्रस्ट फोर्स भी होता है, और अगर मास कांस्टेंट हो तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन होल्ड्स गुड। क्लियर है? यस सर यस सर जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है सबको? हाँ सर हम्म। सर बोलो। सर आपने उधर इनर्शिया का मीनिंग लिखा है ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में सर, हाँ, तो उसका पूरा डेफिनेशन नहीं लिखना है क्या हम लोग को? क्या करना है? तो डेफिनेशन नहीं लिखना है क्या फर्स्ट लॉ का? फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन तो तुम लोग पढ़े हो ना। हाँ सर ओके। एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन रेस्ट or a state of uniform motion until an external force is not applied to it, ओके है ना। यस सर।
सर आप थोड़ा नीचे कर सकते हैं स्क्रॉल। सर बोलो। सर आपने वो रेक्टेंगल ब्रैकेट सर रेक्टेंगल में आपने क्या लिखा है, क्या है वो नहीं समझ आ रहा सर। कहाँ पर बेटा? सर वो वेरिएबल में आज जहाँ पे लिखा है। हाँ सर वो अच्छा dm/dt है ना। हम्म, ओके सर। सर नीचे स्क्रॉल करेंगे। सर थोड़ा जूम आउट ही करना क्योंकि मेरा भी थोड़ा ऊपर का बाकी रह गया है थोड़ा सा सर। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट, 1 मिनट लास्ट ही लिखा। डन सर। ओके।
न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है? Sir, every action has an equal and opposite reaction. क्या मतलब हुआ इसका? बोलो क्या मतलब हुआ इस बात का? और मतलब कि अगर एक बुक टेबल पे रखा तो बुक और टेबल का जो फोर्स रहेगा वो इक्वल रहेगा। For every body to be at rest, that body is exerting some kind of force, then we have to apply the same force of same magnitude but in opposite direction to keep it at rest. तो जब रेस्ट में नहीं रहता है तब ये न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड नहीं है। सर सर ये रॉकेट के एग्जांपल में वैलिड होता है ना? रॉकेट क्या हर जगह वैलिड है, रेस्ट में रहे मोशन में रहे। हाँ सर। जैसे मैं अगर एक हैमर से एक नेल को मार रहा हूं तो इक्वल अपोजिट रिएक्शन अगर देता है तो हम तो नेल को अंदर जाना नहीं चाहिए, है ना? हाँ सर। तो so complete statement will be every action has equal opposite reaction, but action and reaction force acts on two different objects. हाँ सर। Acts on different object, एक ही ऑब्जेक्ट पर दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं लगता है ना? Yes, sir. यस सर। अगर एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्शन रिएक्शन दोनों लगेगा तब तो हमेशा नेट फोर्स 0 होगा, दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता। यस सर। सपोज ऐसे समझो इस बात को, सपोज ये दो ब्लॉक है, एक का नाम ए और दूसरे का नाम मैंने बी रख दिया। इसको अगर हम पीछे से पुश करेंगे तो दोनों आगे जाएगा। Yes, sir. यस सर। तो मैं तो बी को नहीं पुश करने गया, बी को किसने पुश किया? ए ने। ए ने। ए ने पुश किया बी को। अच्छा, तो तुम खुद बताओ, इसका मतलब है कि बी ने ए पर फोर्स लगाया इधर, Yes, sir. तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए बी पर इधर लग रहा है। Yes. तो न्यूटन थर्ड लॉ से ए पर उतना ही फोर्स इधर लगेगा, Yes, sir. है ना? Yes, sir. और ये अप्लाइड फोर्स एफ हो गया। बी में एक ही फोर्स है आगे की ओर। अपार्ट फ्रॉम दिस ए का खुद का वेट होगा जो ए पर एक्ट करेगा, Yes, sir. यस सर। मास ऑफ ए इंटू जी। बी का खुद का वेट होगा जो बी पर एक्ट करेगा, दैट इज मास ऑफ बी इंटू जी। ए ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है तो ग्राउंड ए पर इधर फोर्स लगाएगा, इसी तरह ग्राउंड बी पर इधर फोर्स लगाएगा। एनीवे इस फ्री बॉडी डायग्राम में ये दोनों फोर्सेस हैं, ये दोनों, ये वाला फोर्सेस फोर्स और ये वाला फोर्स, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है?
ये एक्शन है जो ए बी पर लगाता है, तो ये रिएक्शन है। क्लियर? Yes, सर आया समझ में? अरे रिएक्शन का नहीं समझा सर। ए बी को आगे पुश करेगा तो बी ए पर पीछे फोर्स लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ से। हाँ सर। तो लगाया, तो क्या नहीं समझ आया? सर फोर्स पीछे थोड़ी ना आता है पर। क्या मतलब? सर मतलब नेग्लिजिबल होता है क्या वो फोर्स नहीं जो नहीं, रिएक्शन? बट कोई नेग्लिजिबल नहीं है। ए अगर बी को आगे की ओर पुश कर रहा है तो बी ए को पीछे की ओर जरूर पुश कर रहा होगा। हाँ सर। तो रेड वाला फोर्स है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ब्लू यस। वाला फोर्स है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। ओके सर, समझा। चमका कुछ? हाँ सर। कॉपी कर लो। सर F का क्या होगा रिएक्शन फोर्स? एफ का कोई रिएक्शन फोर्स नहीं है। एफ जो लगा रहा होगा, कोई आदमी या एक्सटर्नल एजेंट, तो उस पर लगेगा। यस सर। एफ कौन लगा रहा है मुझे नहीं पता, यहाँ डायग्राम में जो लगा रहा होगा उस पर भी लगेगा कुछ। ओके सर। कॉपी कर लीजिए इसको। सर हम्म सर अगर सपोज बॉक्स ए को सर पुश कर रहा हूँ, हम्म सर वो बी पे भी जाएगा फोर्स बराबर, और हम्म। सर वो बी भी वापस ए पे डालेगा, तो सर अगर। सुनो, हाँ। तुम पीछे से बॉक्स ए को पुश कर रहे हो ये सर। और बी को तुम नहीं पुश कर रहे हो, बी को ए पुश कर रहा हाँ सर। है ना? तो यस। ए बी को पुश करेगा, बी ए को उतना ही पुश वापस लौटाएगा। यस सर। तो ये हुआ एक्शन रिएक्शन। तो सर उन दोनों के बीच में कोई फोर्स होगा ही नहीं ना, कैसे नल नहीं हो है? जाएगा, तो नल इफेक्ट हो जाएगा ना। कैसे नल इफेक्ट हो गया? यही तो समझा रहा हूँ। ये ब्लू वाला और ये रेड वाला फोर्स, ये दोनों एक दूसरे पर लगा रहा है, एक ही पर नहीं लग रहा है। ओके सर। ए पर केवल ब्लू वाला लग रहा है तो बी पर केवल रेड वाला लग रहा है। तो इंडिविजुअली बी पर देखे तो रेड वाला फोर्स है, जीरो नहीं है। इंडिविजुअली ए पर देखे तो ब्लू वाला फोर्स है, जीरो नहीं है। हाँ, ए और बी दोनों को बांध दो, एक सिस्टम मानो, तब ये एक्शन रिएक्शन जीरो दिखेगा। ओके सर। दैट्स व्हाई, वही तो मीनिंग है, इसलिए डबल स्टार देके लिखा हूं, क्योंकि ये कंफ्यूजन दिमाग में 50 बार आता है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ओके सर, जैसे इस समझा। केस में एक्शन बी पर लग रहा है तो रिएक्शन ए पर लग रहा है, तो यस सर। बी पर एक्शन का रिजल्ट होगा और ए पर रिएक्शन का कुछ रिजल्ट होगा। यस सर। ओके सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। एक और देखो, एक कॉमन टर्म है जो बार बार इस चैप्टर में मिलेगा, जिसको कहते हैं सरफेस नॉर्मल रिएक्शन। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर कॉमन सरफेस ऑफ कांटेक्ट के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। जैसे इसी में देखो, ये जो एफ ए बी या एफ बी ए है, ये कॉमन सरफेस ऑफ कांटेक्ट के नॉर्मल डायरेक्शन में ही लग रहा है ना। उसी एग्जांपल में मान लो ये एक ब्लॉक है और ये ग्राउंड पर रखा हुआ है और ये इक्विलिब्रियम में है, तो इस ब्लॉक पर इसका खुद का वेट mg नीचे लग रहा होगा, है ना? यस सर। और ये ग्राउंड कॉमन सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स इस पर ऊपर लगा रहा होगा। यस सर।
तो ये अगर इस पर n फोर्स ऊपर लगा रहा है तो ब्लॉक ग्राउंड पर n फोर्स नीचे लगा रहा होगा, यस सर। है ना। कंफ्यूजन समझो क्या होता है थ्योरेटिकली। सबको लगता है कि ब्लॉक ग्राउंड पर mg फोर्स लगा रहा है, तुम्हें भी ऐसा लगता होगा। फोर्स exerted by the block on the ground is not mg, because weight का definition क्या है? weight is the force by which you are being attracted towards center of earth। तो weight तो ऑब्जेक्ट पर लगता है ना। हाँ सर। तो mg फोर्स किस पर लग रहा है? ब्लॉक ब्लॉक पर। ब्लॉक पर। तो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बाय अर्थ। अर्थ। अच्छा, ये जो ब्लू वाला n है, ये कौन सा फोर्स है और किस पर लगा रहा है? ये ब्लॉक का फोर्स है जो अर्थ पे लगा रहा है, ब्लॉक अर्थ पे। नहीं, सर ये जो ग्राउंड है वो उस पर ऑन लगा रहा है। ब्लॉक बाय द ग्राउंड, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाला n है, ये कौन किस सर पर लगा रहा है? फोर्स ब्लॉक ऑफ ऑन ब्लॉक ग्राउंड। ऑन ग्राउंड। फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक। यस सर। यस सर। तो देखो ये ब्लैक वाला और ये ब्लू वाला एक्शन रिएक्शन है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये जो n है इसी को बोलते हैं सरफेस नॉर्मल रिएक्शन, नाम है और कुछ नहीं। अब अगर ये n का वैल्यू mg के बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। जैसे मैं अभी इस चेयर पर बैठा हूं तो अर्थ मुझे मेरे वेट के बराबर फोर्स से अपनी ओर खींच रहा है यस ना। सर। और ये चेयर इतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मुझ पर लगा पा रहा है जिसकी वजह से मैं इक्विलिब्रियम में हूं। यस सर। यही सोचो कि चेयर की जगह अगर कोई ऐसा समझो वो दलदल जमीन होता, स्वैम्पी ग्राउंड होता, तो मेरा वेट mg नीचे लगता बट वो ग्राउंड मुझ पर उतना नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा पाता तो मैं नीचे धंसता चला जाता, यस सर। है ना। यस सर। इसको भी कॉपी कर लो। सर बोलो। सर वो ब्लैक वाला n, इट इज नॉट नेसेसरी इट इज इक्वल टू mg, राइट? नहीं, अगर हार्ड ग्राउंड है तो mg के बराबर भी हो सकता है, नहीं है तो नहीं भी हो सकता है। तो अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तब तो हम कहेंगे कि n की वैल्यू mg के बराबर है, नहीं तो mg से कम होगा, हाँ mg से ज्यादा नहीं होगा।
आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, ब्रॉडली फोर्स दो टाइप के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कांटेक्ट फोर्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं फील्ड फोर्स। सर ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन का सब टॉपिक नहीं है ना? नहीं, कांटेक्ट फोर्स का मतलब है जिस फोर्स को अप्लाई करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना कंपलसरी है। मीन्स फिजिकल कांटेक्ट is needed to apply force on an object. जैसे अभी देखा सरफेस नॉर्मल रिएक्शन, वन सच गुड एग्जांपल है ना। सर टेंशन फोर्स। किसी भी तरह का फिजिकल पुश या पुल, यस सर। या जैसा अभी उसने कहा स्ट्रिंग का टेंशन, बहुत ऐसे ऐसे एग्जांपल हैं। फ्रिक्शन फोर्स, बिना कांटेक्ट के फ्रिक्शन नहीं लग सकता ना। No, sir. यस सर। तो बहुत सारे ऐसे फोर्स हैं। सर थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हो, ऊपर वो लिखना था कांटेक्ट फोर्स का। और दूसरा फोर्स है जिसको हम लोग फील्ड फोर्स कहते हैं। फील्ड फोर्स का मतलब है कि फील्ड फोर्स को अप्लाई करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कोई एक मैग्नेट किसी आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, Yes, sir. तो उन दोनों के बीच फिजिकल कांटेक्ट नहीं है ना। Sir. नो सर। पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाता है, उसके लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। कॉमन सेंस है Yes, sir. सर ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, एप्पल को अर्थ पकड़ के खींचने नहीं गया था ना। No, sir. तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जिसको जिस फोर्स को अप्लाई करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। इस सब के लिए एक फील्ड होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब। तो इसको हम लोग फील्ड फोर्स कहते हैं। समझ आया डिफरेंस दोनों में? यस सर। सर डाउट है, पूछो। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। हाँ पूछो। सर ये टेंशन ऑफ स्ट्रिंग मतलब सर जो स्ट्रिंग जिसको जब ये हम खींचते हैं तो सर वो जो फोर्स अप्लाई होता है उसको ही बोलते हैं टेंशन फोर्स। हाँ अभी टेंशन फोर्स 2 मिनट में पढ़ेंगे हम लोग, घबराओ मत। ओके सर।
सर SNR मतलब सॉरी, SNR. सरफेस नॉर्मल रिएक्शन। ओके सर. Done. आगे बढ़ूं? हाँ सर. Yes. Yes, Yes, sir. sir. अब टेंशन इन द स्ट्रिंग को समझते हैं क्या होता है। सपोज ये एक ब्लॉक है, अगर एक स्ट्रिंग अटैच कर दूं मैं यहां से और इस स्ट्रिंग को पुल करें तो ये ब्लॉक पुल होगा। Yes, sir. तो ये एक ब्लॉक है, ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पर हम मान लो F4 अप्लाई करते हैं तो मैं तो स्ट्रिंग को खींच रहा हूं, मैं तो ब्लॉक को छूने नहीं गया। Yes, sir. तो ब्लॉक को आगे कौन खींच रहा है? स्ट्रिंग खींच रहा होगा। Yes, sir. तो ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को अपनी ओर पुल करता है। ये जिस फोर्स से पुल करता है ये फोर्स हुआ टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ये बात समझ आई? Yes, sir. अब सोचो ये स्ट्रिंग बांध के मैं इस ब्लॉक को पुश कर सकता हूं क्या? नहीं। तो एक बात और समझ में आई कि ये स्ट्रिंग मेरे इस F एफर्ट को यहां से लेकर यहां तक ट्रांसमिट करता है तब
जबकि ये स्ट्रेस्ड कंडीशन में हो। जब स्लैक होगा तो नहीं करेगा, अदरवाइज मैं पुश भी कर पाता। यस सर। इतना तक क्लियर है? यस सर। तो फर्स्ट पॉइंट जो समझ में आया कि स्ट्रिंग अंडर टॉट कंडीशन, जो तुम लोग टाइट बोलते हो ना, स्ट्रिंग टाइट है, टाइट कोई वर्ड नहीं होता है, टॉट होता है। तो स्ट्रिंग अंडर टॉट कंडीशन exert a pulling force on the object attached at its end known as tension. अब देखो, ये टेंशन फोर्स की कहानी ऐसी है कि इस एंड पर, अब ये इस पर फोर्स एफ लगाया तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये भी इस पर फोर्स एफ लगाएगा, यस सर। है ना? यस सर। तो हर एक पॉइंट पर देखेंगे तो ये इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा होगा। तो दोनों एंड पर देखेंगे तो पुलिंग फोर्स है। इन बिटवीन देखेंगे किसी भी पॉइंट पर तो हर पॉइंट पर नेट फोर्स 0 दिखेगा, टी इधर टी इधर, है ना? तो हर एक सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग पर नेट फोर्स 0 होगा अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो, और अगर स्ट्रिंग में मास है तो इस एंड पर टेंशन और इस एंड पर टेंशन में डिफरेंस होगा। क्लियर है? यस सर। सर वो रिएक्शन फोर्स होगा हर एक पॉइंट का, वो नेक्स्ट पॉइंट पे होगा ना उसके? नहीं नहीं, एक ही पॉइंट पर टेंशन दोनों ओर लगता है। ऐसे समझो, कोई एक मुझे 10 न्यूटन से राइट खींच रहा है मेरा हाथ पकड़ के, कोई 10 न्यूटन से लेफ्ट खींच रहा है मुझे मेरा हाथ पकड़ के, तो तुम देखोगे तो कहोगे सर आप पर तो नेट फोर्स 0 है। यस सर। लेकिन मैं टेंशन में हूं, मेरी हालत खराब है यस सर। ना? समझ रहे हो इस बात को? यस सर। तो यस सर। टेंशन नेट फोर्स नहीं होता है। जब स्ट्रिंग स्ट्रेस्ड कंडीशन में है तो उसका हर पॉइंट, स्ट्रेस्ड कंडीशन का यही मतलब हुआ ना, कोई मुझे इधर खींच रहा है कोई मुझे इधर खींच रहा है, यस सर। तो मेरा बॉडी स्ट्रेस्ड कंडीशन में है। तो हर पॉइंट पर इक्वल अपोजिट फोर्स दोनों साइड लगेगा। और एंड पॉइंट पर देखेंगे तो एंड होता है ना, उसका दोनों ओर होता नहीं है, तो उस पर ये टेंशन हमेशा पुलिंग होगा, पुलिंग फोर्स के जैसा। ये पुश नहीं करेगा, पुल करेगा केवल। तो बीच के फोर्सेस हम लोग नहीं दिखाते हैं, जरूरत नहीं है। एंड पॉइंट पर इस एंड को अपनी ओर पुल कर रहा है और इस एंड को अपनी ओर पुल कर रहा है। उस एंड से कोई ऑब्जेक्ट अगर लगा हुआ है तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है? यस सर। सो इन एन आइडियल स्ट्रिंग, एक दो लेक्चर के बाद नॉन आइडियल स्ट्रिंग भी देखेंगे। इन एन आइडियल स्ट्रिंग का मतलब हुआ मासलेस स्ट्रिंग। Tension is constant throughout its length.
यही अगर इसमें मास होता तो यहाँ का टेंशन T1 और यहाँ का टेंशन T2 दोनों अलग अलग होता। रीजन क्या है कि इस स्ट्रिंग को पुल करने में भी तो एफर्ट खर्च होगा। तो एक एंड से दूसरे एंड तक एफर्ट जाते जाते डिमिनिश हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, सीखेंगे। बट अभी हम लोग सिर्फ आइडियल स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। सर बोलो। सर मास स्ट्रिंग कैसे हो सकता है कोई स्ट्रिंग? अब स्टूडेंट तो आइडियल भी नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं ना। सर पर अगर सर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते ना वैसा। वही मैं कह रहा हूँ, तो आइडियल स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसका मतलब पढ़ाई बंद कर दें? नहीं सर। तो लेकिन आइडियल स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर हम पढ़ाते हैं आपको। आप आइडियल नहीं, क्लोज टू आइडियल बनो। तो स्ट्रिंग को अगर अभी हम मासलेस मान लें तो ये चीजें एक्सप्लेन करने में आसानी होती है। वो जब आप सीख लोगे तो 2-3 लेक्चर के बाद स्ट्रिंग में मास ऐड हो जाएगा, तो क्या वेरिएशन होगा समझने में आसानी होगी। इसीलिए टू स्टार्ट विथ आइडियल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके सर। दुनिया में कोई भी पढ़ाई आइडियल कंडीशन से लेके शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि आइडियल वाला क्लियर होता है तो उस कॉन्सेप्ट को नॉन आइडियल में अप्लाई करने में आसानी होती है। ओके सर। सो स्टेटमेंट में को समझ नहीं आया। कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स रेंज मतलब हर पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू सेम होगा। ओके। मीन्स ये टेंशन यहाँ से यहाँ तक जाने में अपना वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करेगा, हर जगह सेम होगा पूरे स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम होगी, इसका ये मतलब है। समझा सर। ठीक है, तो इसको Yes. पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Done sir. It's आगे बढ़े। so तो with फिर हर एक पॉइंट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम टेंशन लगेगा ना, तभी वो स्ट्रेच्ड रहेगा। हाँ, हर पॉइंट पे टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा अगर स्ट्रिंग मासलेस है, और स्ट्रिंग में अगर मास है तो हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू अलग अलग होगी। किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 हो तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये तो कॉमन सेंस है। यस सर। सबको पता है। यस सर। ठीक, तो अच्छा उसके अलावा रुको, एक एक करके अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो।
दिख रहा है सबको? ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ऐसे भी दिख रहा है, इधर वॉल है इधर ग्राउंड है, कहाँ जाएगा? बट फिर भी अगर डाउट है तो लिख देता हूं मैं, दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। कोशिश करो सॉल्व करने का। सर वो डायग्राम समझ में नहीं आया, वो 30 डिग्री किस चीज का एंगल है? 50 न्यूटन का फोर्स वर्टिकल से 30 डिग्री पर एक्ट हो रहा है। अच्छा, ओके सर। वो 15 न्यूटन का फोर्स वर्टिकल से 30 डिग्री पर एक्ट हो रहा है। मीन सर वो वर्टिकल इमेजिनरी है ना? इमेजिनरी मतलब? सर वो वर्टिकल लाइन। वर्टिकल वाले लाइन से 30 डिग्री पर फोर्स 50 न्यूटन का एक्ट हो रहा है। अच्छा सर, समझ गया।
आया कुछ? देखो, सब लोग ध्यान से देखो। तो मुझे बी वाला आया। देखते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। ए पर इसका खुद का वेट 100 न्यूटन नीचे लग रहा होगा। यस सर। ग्राउंड इस पर सरफेस नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा रहा होगा। यस सर। इस पर 100 न्यूटन का फोर्स राइटवर्ड लग रहा है। यस सर। बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। बी का खुद का वेट 200 न्यूटन नीचे लग रहा होगा। यस सर। बी पर ये 50 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री पर इधर लग रहा है। यस सर। ग्राउंड बी पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा रहा होगा। यस सर। इसके अलावा ये जो वॉल है, ये वॉल इस पर फोर्स इधर लगा रहा होगा। यस सर। यस सर। तो ये हो गया फोर्स ऑफ वॉल। इसके अलावा ए बी पर फोर्स इधर लगा रहा होगा। हाँ सर। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो न्यूटन थर्ड लॉ से बी भी ए पर फोर्स इधर इतना ही लगा रहा होगा। यस सर। ये दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम समझ आया? यस सर। ये अगर 50 न्यूटन है तो इस 50 न्यूटन का कंपोनेंट इधर कितना होगा? 25। 50 cos 30 that is 25√3। हाँ सर। यस सर। इधर कितना होगा? 50 sin 30 that is 25। 25। यस सर। अब अगर मैं पॉइंट ए के, ऑब्जेक्ट ए के इक्विलिब्रियम की बात करूं तो ऐसा लिख सकता हूं, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ए बी इज 100। हाँ सर। यस सर। तो ये एक आंसर हो गया। पूछा था शायद। यस सर, वो से बी वाला कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए, ये भी 100 न्यूटन। मुझे नहीं पता पूछा था या नहीं, बट बता सकते हैं। इसको देखो, इसको देखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी दैट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ग्राउंड, ये हो जाएगा 200 प्लस 25√3 न्यूटन। यस सर। फोर्स ड्यू टू वॉल प्लस 25, ये एफ ए बी के बराबर होगा।
एफ ए बी की वैल्यू 100 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फोर्स बाय वॉल प्लस 25 इज 100. So force exerted by wall on block B 75 न्यूटन होगा शायद, ये भी पूछा था. हाँ सर. आया समझ में सबको? यस कॉपी कर लो. सर हम्म. सर वो एफ ए बी जहाँ आपने लिखा है वो 100 न्यूटन का एफ ए बी लिखा है ना, मतलब जो फोर्स लग रहा था ब्लॉक ए पे. हाँ, ब्लॉक ए पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना राइट वर्ड, हाँ सर. और बी ए पर लगा रहा होगा लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में एफ ए बी. हाँ सर. तो ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों इक्वल होगा ना. हाँ सर ठीक है समझा. आगे बढ़ूं? बोलो. यस सर. सर 1. हो गया? यस सर. आगे बढ़े. यस सर. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कोशिश करो. दिख रहा है? यस सर. यस सर.
आया कुछ आंसर? बोलो। कुछ नहीं चमक रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें ऐसा? ठीक है। चलो ऐसे देखो, डायग्राम को थोड़ा मैं बड़ा करके रखता हूँ। सब लोग इधर देखो, तो ऐसे मैं इसका स्केल बड़ा कर देता हूँ। बी पर इसका खुद का वेट नीचे लगेगा। बी पर मतलब इस स्फेयर पर, इस स्फेयर का खुद का वेट mg नीचे लगेगा। स्फेयर का मास कितना है? 10 kg है। 100 तो ये एक फोर्स हो गया आपका 100 न्यूटन का। कोई दिक्कत? नो सर। अब पॉइंट ए से जो नॉर्मल पास करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे सेंटर से। आया ना? यस सर। तो पॉइंट ए जो यहाँ एज पर कांटेक्ट में है, वो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ए। ठीक है। पॉइंट बी इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। इसको बोल देते हैं एन बी। तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो मुझे यही एन बी, एन ए और एन बी चाहिए। यस। ठीक है। तो ये यहाँ समझाना था, इसलिए मैंने ऐसा ऐसा डायग्राम बनाया। अब ऐसे सोचो कि इसको अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो ये हो गया एन ए, ये हो गया एन बी, और ये कुछ हो गया एम जी वाला 100 न्यूटन। ठीक है। अगर मुझे नहीं पता, देखेंगे कैलकुलेशन से, ये एंगल मुझे मिल जाए मान लो अल्फा है, और ये एंगल मान लो मुझे मिल गया बीटा है, तो एन ए का कंपोनेंट इधर होगा एन ए साइन अल्फा। यस सर। तो इधर मुझे मिल जाएगा एन ए साइन अल्फा, और इसका कंपोनेंट इधर मिल जाएगा एन ए कॉस अल्फा। होगा? हाँ सर। सिमिलरली एन बी का कंपोनेंट मुझे इधर मिल जाएगा एन बी कॉस बीटा, सॉरी एन बी साइन बीटा, और इधर मिल जाएगा एन बी कॉस बीटा। ऐसा मिल जाएगा। यस। तो किसी तरह अगर मुझे ये ज्योमेट्री से अल्फा बीटा एंगल मिल जाता है,
तो मेरे पास इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या होगा? Na sin अल्फा इज इक्वल टू NB sin बीटा, Yes, sir. एक इक्वेशन, और Na cos अल्फा प्लस NB cos बीटा, दिस इज इक्वल टू 100 न्यूटन। Yes, sir. तो अगर अल्फा बीटा एंगल मिल गया तो दो इक्वेशन, दो अननोन Na और NB, हमारा काम चलेगा। Yes, sir. तो पहले तो इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद ज्योमेट्री से अल्फा बीटा एंगल निकालने की कोशिश कीजिए। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर अल्फा बीटा एंगल देखो तो निकल पाता है आपसे या मैं बताऊं? एंगल मिला अल्फा बीटा कुछ? बोलो। बोलना, डरता क्या है? नहीं मिला, यही ना? अरे बोलो तो सही कुछ, हाँ ना? नहीं मिला, नहीं मिला सर। तो यहाँ देख, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो जरा इस वाले ट्रायंगल को यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करो। ये 5 है, हाँ या ना? Yes, sir. और क्वेश्चन में देखो तो 3 + 1 ये 4 है, Yes, sir. तो ये 5 और ये 4 है, तो ये एंगल कितना होगा? Sir, 30 से Sir, 53. 37. 53. 37 cos 37 4/5। Yes, sir. तो ये जो एंगल होगा ये अल्फा वही एंगल होगा। हाँ सर। तो अल्फा मिल गया 37 डिग्री। हाँ सर। बीटा के लिए इस वाले ट्रायंगल को देखो या इस वाले ट्रायंगल को देखो। इस ट्रायंगल को देखोगे अगर तो ये 5 है,
ये 3 है तो ये 4 होगा, है ना? Yes, sir. तो ये 37 होगा। मतलब ये वाला लाइन हॉरिजेंटल से 37 बना रहा है, मतलब बीटा 53 होगा। Yes, sir. हाँ. समझ आया? Yes, sir. मतलब ये 37 होगा ऐसा। मतलब ये 53 होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बस हो गया सॉल्व फिर। तो देखो अल्फा क्या मिला, 37 मिला, तो साइन 37 3/5, सो 3na/5 इज इक्वल टू साइन बीटा, साइन 53 4nb/5 ऐसा होगा। Yes, sir. तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया, 3na इज 4nb, मिल गया ये। Sir. अच्छा, यहां से अगर देखोगे तो 4na/5 प्लस 3nb/5 इज इक्वल टू 100। मतलब 4na प्लस 3nb इज 500। Yes, sir. ये मिल गया। हाँ, sir. तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो na/nb मिल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. कितना कितना मिलेगा? तो पहले लिख लो वो ऊपर जो मैं एंगल वैंगल लिखा है समझ के, और फिर na/nb बताओ। Sir, NB 60 मिल रहा है. 60 Newton. Sir, हाँ बोलो बोलो। NB 60 Newton मिला और NA 80 Newton. ठीक है, आगे बढ़े। एक मिनट. एक सेकंड सर. आगे बढ़ूं? हाँ सर. सो Na 80 न्यूटन और Nb 60 न्यूटन। ठीक है, यस सर. एक और क्वेश्चन करो सिमिलर सा। ये आसान है, सबका होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। एक क्वेश्चन आज कम से कम तुम लोग खुद से कर लो तो सेटिस्फैक्शन रहेगा।
इसको कोशिश कीजिए। सर बोलो। ए मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट है ना, वो पुली नहीं है। नहीं, पुली तो कहीं नहीं है, पुली कहीं नहीं है इसमें बेटा। ये क्यों लगा के बैठे हो जब भी? अरे यार आपको क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं चल रहा है तो क्यों लगाए हैं? फिर मेरे को अच्छा लगता है आपसे लगाना। ये एक स्ट्रिंग है ब्लू वाला, ये एक दूसरा स्ट्रिंग है, ये एक तीसरा स्ट्रिंग है, और ये एक चौथा स्ट्रिंग है। ये 4 डिफरेंट स्ट्रिंग है, ठीक है। यस सर। और वो जो मोटा वाला लाइन दिख रहा है वो डॉटेड लाइन है, वर्टिकल से 60 डिग्री, जैसे ये वर्टिकल से 30 डिग्री है ना, वैसा। ये 4 स्ट्रिंग है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यस सर।
अभी तो जगह टीचर ने टीचर ने दिया नहीं, लेकिन तुमको तो लिखना करना पड़ेगा ना। टीचर लिखा है तो करना पड़ेगा। बस की यात्रा पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है, ये भी आप नहीं करेंगे। ये दूसरा है, इसका भी शुद्ध लेखन है। 10 वर्ड शुद्ध लेखन तो हुआ कुछ? हुआ कुछ तुम लोगों का? कुछ तो बोलो। नो सर। और सर बट मारूंगा मैं नहीं बताने वाला, बहुत आसान है। देख इधर, सर हो 1 मिनट मेरा होने वाला है। यस सर मैं बोलूँ? सर बोलो क्या बोल रहे हो? तो मुझे T1 100/√3 आया। आंसर नहीं पता, देखता हूँ मैं। उसके बाद मैं कई कंपोनेंट लिया मैंने 2 बार वैसे किया। चलो देखो इधर, अगर मैं इस पॉइंट ए को देखूं तो पॉइंट ए पर 100 न्यूटन नीचे लग रहा है, 10 kg का वेट। यस सर। T1 इधर लग रहा है और T2 इधर लग रहा है, और ये एंगल है 30 डिग्री। यही कहानी है। यस सर। तो T2 का कंपोनेंट इधर होगा T2 sin 30, यस सर। और इधर होगा T2 cos 30। यस सर। तो इक्विलिब्रियम के लिए हम लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू T2/2, यस सर। और √3 T2/2 इज 100। यस तो यहां से मुझे मिल गया T2 is 200/√3 यस and T1 is T2/2. ग्रेट मैम। T1 is 100/√3 न्यूटन। T1 T2 मिल गया सबको? यस सर। सर इसे हम लोग लामीस थ्योरम से भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। पॉइंट बी पर T2 इधर, पॉइंट बी पर T3 इधर, पॉइंट बी पर T4 इधर। यही कहानी है। यस सर। इसमें से ये एंगल है 60 डिग्री, यस सर। है ना, और ये एंगल है 30 डिग्री, यस सर।
है ना ऐसा? यस सर। तो देखो T4 का कंपोनेंट इधर T4 sin 60 that is √3 T4 by 2, T4 cos 60 that is T4 by 2, T2 cos 30 that is √3 T2 by 2, T2 sin 30 that is T2 by 2। यहां तक कोई दिक्कत नो सर। नहीं। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या लिखेंगे, जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूं। T4 by 2 वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम के लिए देखो T4 by 2 इज इक्वल टू √3 T2 by 2 ऐसा लिखा हुआ है। यस सर। वर्टिकल डायरेक्शन में। यस सर। अच्छा, और T2 मुझे मिल चुका है 200 अपॉन √3। यस सर। तो ये 100 हो जाएगा। हाँ सर। तो T4 200 हो जाएगा। सर। तो T4 भी मिल गया। अब हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम को देखो तो √3 by 2 T4 इज T3 plus T2 by 2। यस सर। So T3 plus T2 by 2 is √3 by 2 T4। यस सर। यस सर। अब T2 और T4 दोनों मालूम है। T2 200 by √3 तो T2 by 2 100 by √3 इज इक्वल टू √3 by 4 नहीं 2 है यहाँ पर ना, प्लस √3 by 2 इंटू T4 तो T4 है 200 है ना। यस सर। तो यहां से मुझे T3 मिलेगा 200 by √3। 100 √3 minus 100 upon √3 that is 300 minus 100 200 upon √3। यस सर। तो ये हो गया T3 का आंसर। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। पक्का? यस सर सही है। लिख लो इसको अपनी भाषा में। लिख लीजिए और जिसका जिसका हो जाए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। या थैंक यू सर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। थैंक यू सर, बाय सर।